जय हिंद दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। आज का हम लोग का टॉपिक है जिसका नाम है विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य के बारे में हम लोग जानने से पहले हम लोग ये समझते हैं कि विजयनगर साम्राज्य था। हम लोग जब इस दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ रहे थे उसमें हम लोगों ने देखा है कि जब मोहम्मद बिन तुगलक ने जब दक्षिण अभियान चलाया, जब दक्षिण में आया था, जब अपनी राजधानी दौलताबाद स्थानांतरित किया था, उसी के समय में क्या हुआ था कि दक्षिण भारत में क्या थोड़ी हलचल सी पैदा हुई और उसी समय क्या हुई, दो नए साम्राज्य का उदय हुआ, जिसमें एक विजयनगर साम्राज्य और दूसरा था बहमनी साम्राज्य। तो विजयनगर साम्राज्य के बारे में यह कहा जाता है कि विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना करती है वह दो भाई हरिहर और बुक्का नामक दो भाई ने मिलकर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करता है। कहा जाता है कि इस हरिहर और बुक्का जो दो भाई रहते हैं, इनको क्या उत्तर भारत की ओर ले जाया जाता है और ले जाने के बाद इनको क्या किया जाता है, जबरन क्या करते हैं, मुसलमान बनाने के लिए बहुत ही दबाव डाला जाता है। बाद में ये लोग क्या करते हैं, हरिहर और बुक्का क्या करते हैं, वो दोनों मुस्लिम बन जाते हैं। लेकिन और मुस्लिम बनने के बाद उनको क्या किया जाता है कि दक्षिण में फिर भेजा जाता है। लेकिन वो जब दक्षिण में आते हैं तो दक्षिण में आने के बाद वो क्या करते हैं कि फिर से वो हिंदू क्या करते हैं, धर्म अपना लेते हैं। इस दौरान इसकी घटनाओं के बारे में हम लोग समझते हैं कि जो विजयनगर साम्राज्य था, यह जो विजयनगर साम्राज्य है, इसकी स्थापना कौन करता है, हरिहर और बुक्का नामक दो भाई रहते हैं, वह करता है कब, 1336 ईस्वी में इस विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करता है। और साथ ही विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करने के साथ ही इसने क्या किया, एक संगम वंश की स्थापना करता है। यानी कि यह जो संगम वंश हुआ ना, कहा जाता है इसके पिता चंद्रवंशी संगम के नाम से ही इन दोनों भाइयों ने एक संगम वंश की स्थापना करता है और इसी संगम वंश के माध्यम से क्या करता है, शासन व्यवस्था को चलाता है। कहाँ, विजयनगर साम्राज्य में। अब देखिए, यह जो क्षेत्र रहा है, यह तुंगभद्रा नदी जो है, कृष्णा के बगल में है तुंगभद्रा नदी, उसी के तट पर यह स्थित है। जैसे कि ये कृष्णा नदी है ना, और ये रहा तुंगभद्रा नदी, ठीक। तो यह तुंगभद्रा नदी और यह कृष्णा नदी, तो इसी के नीचे क्या है, इसी के तट पर क्या था, यह विजयनगर साम्राज्य स्थित है। इसकी राजधानी दो रही, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी दो रही। पहली राजधानी थी हम्पी और दूसरी राजधानी रही कहाँ पे, कर्नाटक में। और जब मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में यह स्थापित किया गया था, यह विजयनगर साम्राज्य। जब मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दौलताबाद लेकर आते हैं, दौलताबाद से जब फिर वह अपनी राजधानी दिल्ली ले गई थी, उसी समय में दो नए साम्राज्य में एक विजयनगर साम्राज्य भी का भी नाम आता है। उसमें इस विजयनगर मतलब इस पूरे साम्राज्य की यदि बात की जाए तो इस पूरे साम्राज्य में भू राजस्व सबसे अधिक कर आता था और इसका जो सर्वाधिक आयात होता था वह घोड़ा का आयात होता था। अरब के साथ सबसे ज़्यादा जो आयात होता था वह घोड़ा का ही होता था। किसके साथ, अरब से, ठीक। अब देखिए, इस विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का नामक दो भाई ने करता है। और यदि पूछे संगम वंश की स्थापना कौन करता है, तो यह भी हरिहर और बुक्का जो है के द्वारा ही किया जाता है, संगम वंश। अब देखिए, इस पूरे विजयनगर साम्राज्य में जैसे दिल्ली सल्तनत में हम लोगों ने देखा कि बहुत सारे वंश आए, जैसे गुलाम वंश, खिलजी वंश, ठीक उसी तरह इस विजयनगर साम्राज्य में भी हम लोग क्या देखते हैं कि इसमें भी क्या होता है, बहुत सारे वंश आते हैं, जिसमें मुख्य रूप से कौन से, मुख्य रूप से क्या, चार वंश आते हैं विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत। पहला संयम वंश, दूसरा सालू वंश, फिर तुलु वंश और फिर आराविडु वंश। तो ये चार वंश के द्वारा क्या होता है, इस पूरे विजयनगर साम्राज्य पे क्या होता है, इसका शासन व्यवस्था चलता है। अब इस चारों विजयनगर साम्राज्य के चारों वंश के बारे में हम लोग बारी बारी से पढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहला वंश है संगम वंश। इस संगम वंश की स्थापना हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों के द्वारा की जाती है। और अगर पूछा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना भी किसके द्वारा होती है, हरिहर और बुक्का नामक भाई के द्वारा। अब देखिए, पिता चंद्रवंशी संगम पर वंश का नाम, यानी कि इसके पिता के जो नाम होता है चंद्रवंशी संगम, इसी के नाम पर क्या करता है, संगम वंश की, इस वंश का नाम भी क्या रखता है, संगम, पिता के नाम से, ठीक है। यह भी प्रश्न पूछता है। अब क्या होता है, हमने अभी बोला था कि यह दोनों भाई क्या हुए थे कि जब मुसलमान ने जबरदस्ती इनको कबूल करवाया गया, उसके बाद ये लोग जब दक्षिण में आए तो इन्होंने क्या किया, फिर हिंदू धर्म अपनाया। हिंदू धर्म कैसे अपनाया, तो इनके प्रेरणा जो संत विद्यारण्य थे, इनके क्या कहते, गुरु बने। और एक भाष्यकार सायन जो वेद विद्वान थे, इनसे प्रभावित होकर के इन्होंने फिर क्या करे, हिंदू धर्म को अपनाया। और यहाँ पे हिंदू धर्म अपना करके, जैसे हम लोग जब दो साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे, बहमनी और विजयनगर साम्राज्य, तो जो विजयनगर साम्राज्य था यहाँ के शासक थे हिंदू, और जो बहमनी साम्राज्य था वहाँ के शासक थे मुस्लिम, ठीक। तो यह क्या कहते, हिंदू धर्म क्या किए, फिर
हिंदू धर्म को अपना लिए। उसके बाद क्या होता है कि यह पहले होयसलों के दरबार में था, यहाँ से इसको क्या कहता है, इन दोनों भाइयों को क्या किया जाता है, उत्तर भारत की ओर मोहम्मद बिन तुगलक के काल में ही इसको ले जाया जाता है। ठीक, अब क्या होता है कि इसमें जो सबसे इस संगम वंश में सबसे पहले जो शासक बना वह था हरिहर बुक्का, दो भाई था। पहले हरिहर बना, हरिहर जब शासक बना उसके बाद बुक्का प्रथम, जैसे बुक्का प्रथम नाम है, हरिहर प्रथम है, बुक्का प्रथम, ठीक ना। उसके बाद क्या करता है, बुक्का प्रथम क्या करता है, शासक बनता है। इस बुक्का प्रथम के समय में ही क्या होता है कि कहा जाता है कि जैसे यहाँ पे यह कृष्णा नदी है, ऊपर में बहमनी है और नीचे में क्या था, ये नीचे में था विजयनगर साम्राज्य। ठीक, तो यहीं पे इसी बुक्का प्रथम के शासनकाल के समय क्या हुआ, बहमनी और विजयनगर साम्राज्य के बीच क्या होता है, युद्ध होता है। एक तो युद्ध होने का कारण क्या होता है कि इन दोनों के बीच लड़ाई का कारण क्या होता है कि कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के बीच जो द्वाब का क्षेत्र होता है, द्वाब का क्षेत्र मतलब दो नदियों के बीच का क्षेत्र, जो दो नदियों के बीच का क्षेत्र का मतलब क्या हुआ कि यह जो दोनों नदियों के बीच का जो क्षेत्र था ना वो काफ़ी उपजाऊ होता था। और जहाँ जमीन उपजाऊ होगा तो वहाँ क्या होगा, फसल अच्छी होगी, फसल अच्छी होगी तो क्या होगा, वहाँ जब भी कृषि अच्छी होगी तो वहाँ पैदावार अच्छा होगा तो पैसा भी मिलेगा फसल से। तो क्या होता था कि यह द्वाब का जो क्षेत्र था, इसी क्षेत्र को लेकर के इन दोनों के बीच क्या होती थी, ज़्यादातर लड़ाई होती थी। और उसका दूसरा भी यह भी था कि यह मुस्लिम था और यह हिंदू था, तो हिंदू मुस्लिम के बीच कभी क्या होती थी, लड़ाई होती थी। तो दो नदियों के बीच के उपजाऊ भूमि में कहते हैं क्या, द्वाब का क्षेत्र, इसी क्षेत्र के लिए क्या होता था, लड़ाई होती थी। अब इसमें क्या हुआ कि सबसे पहले जो लड़ाई हुई यह बुक्का प्रथम के समय में ही हुआ था। और इस बुक्का प्रथम ने क्या किया, वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की क्या करी, उपाधि ली थी, ठीक ना। एक उपाधि कौन सी ली, वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि ली। और अनेक अभिलेखों में इसे 3 समुद्रों का स्वामी कहा जाता है। मतलब क्या है कि दक्षिण में तो था ही, इधर क्या है, अरब सागर, इधर बंगाल की खाड़ी और नीचे हिंद महासागर, यानी इन तीनों सागरों पर के नाम पर इसको क्या कहा, अनेक अभिलेखों में इसको 3 समुद्रों का स्वामी भी कहा जाता है। किसको, बुक्का प्रथम को। संगम वंश के संस्थापक कौन है, हरिहर और बुक्का नामक दोनों भाई है, ठीक ना। पहले हरिहर प्रथम शासन किया, उसके बाद बुक्का प्रथम शासन किया। उसके बाद आया हरिहर द्वितीय। हरिहर द्वितीय क्या था, इसने महाराजा धीराज की उपाधि ली, ठीक ना। और संपूर्ण दक्षिण भारत पर विस्तार जो सबसे पहले किसने किया, वह हरिहर द्वितीय ने किया। और श्रीलंका पर सबसे पहले आक्रमण किसने किया, वह भी हरिहर द्वितीय ने किया। और इसी के क्रम में क्या होता है कि अनेक शासक आए, कुछ ऐसे शासक आए जो कुछ कार्य किए, कुछ ऐसे शासक आए जिसने कार्य नहीं किया। तो जो महत्वपूर्ण शासक है हम लोग उसी के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद आया देवराय प्रथम। देवराय प्रथम कहा जाता है कि इसके बारे में, इसके शासनकाल में इटली के एक यात्री था जिसको नाम था निकोलो कोंटी। यह विजयनगर आया था, कौन, निकोलो कोंटी अपनी पत्नी के साथ, देवराय प्रथम के शासनकाल में। अब इसके बाद देवराय द्वितीय। देखिए प्रथम द्वितीय क्या है, यहाँ पे यह द्वितीय है या प्रथम है या द्वितीय है, मतलब क्या है कि नाम वही था। तो जो इस नव व्यक्ति का नाम, जैसे क्लासरूम में पढ़ते थे तो होता क्या था कि जैसे आकाश नाम है, आकाश अगर दो लड़का का नाम है तो आकाश फर्स्ट, आकाश सेकंड, उसी तरह यह भी नाम था यहाँ पे। देवराय द्वितीय था। देवराय द्वितीय जब आया, इसने संगम वंश का क्या कहा, महानतम शासक के रूप में कहा जाता है कि यह जो संगम वंश है, इस संगम वंश में बाकी जो जितने भी शासक रहे उन सबसे सबसे महान शासक है कौन, देवराय द्वितीय। इसे इम्बाडी देवराय प्रौढ़ देवराय की उपाधि दी गई, नहीं, यह खुद लिया था। और इसने तेलुगु विद्वान श्रीनाथ, एक तेलुगु में जो विद्वान थे जिनका नाम था श्रीनाथ, इसी के दरबार में रहते थे। और इसके समय में भी फारस का राजदूत अलबू रज्जाक क्या किया था, इसके समय में आया था। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात क्या आती है कि यह प्रश्न पूछता है निकोलो कोंटी किसके शासनकाल में विजयनगर आया था या भारत आया था, दक्षिण में आया था, तो वह हो जाएगा देवराय प्रथम। यदि पूछे अब्दुल रज्जाक किसके शासनकाल में आया था, तो वह देवराय द्वितीय। इस तरह से प्रश्न क्या होते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसके बाद एक दो और शासक हुआ, और उसके बाद इस शासक के बाद अगला जो वंश आया वह आया सुलु वंश। हुआ क्या कि नरसिंह सालूब ने क्या किया, सालू वंश की स्थापना की, सालू या सुलु वंश कहते हैं। इसने इसकी स्थापना की कब, 1485 से 1505, यानी कि यह जो संगम वंश चलता है कब, 1336 से 1485 तक। और उसके बाद आया सालू वंश। सालू वंश में क्या होता है, सालू वंश के जो संस्थापक होते हैं वह नरसिंह सालू। नरसिंह सालू क्या किया, इस वंश की क्या करते हैं, स्थापना करते हैं। अब क्या होता है कि इस नरसिंह सालू के जो बेटे सेनापति होता है नरसानायक, नरसिंह सालू का सेनापति नरसानायक, इसका पुत्र वीर नरसिंह ने क्या किया, इस नरसिंह सालू के बेटा का हत्या कर दिया। यानी नरसिंह सालू के सेनापति
क्या किया, इस नरसिंह सालू के बेटे का क्या किया था, हत्या करके क्या करता है, तुलु वंश की स्थापना करता है। आप देख ही सकते हैं कि ज़्यादा देर नहीं 20 वर्ष तक क्या होता है, यहाँ पे शासन चलता है, ठीक ना। तो इसने क्या किया, इसके बेटा को मतलब राजा के बेटा को कौन मार दिया, उसका सेनापति का बेटा, इसको मार के तुलु वंश की क्या करती है, स्थापना कर दिया। अब तुलु वंश कब से कब तक चलता है, 1505 से 1570 तक। अब देखिए सालू वंश के बाद तुलु वंश आ गया। तुलु वंश के संस्थापक कौन है, वीर नरसिंह। यहाँ हमने देखा कि वीर नरसिंह ने क्या किया, इस राजा के बेटा को मार दिया, तो संस्थापक कौन हो जाएगा, वीर नरसिंह हुआ। 1505 से 1509 तक यह शासन करता है। इसके बाद इसका छोटा भाई कृष्णदेवराय इसके बाद शासक बना। कहा जाता है कि पूरे विजयनगर साम्राज्य में जो सबसे प्रतापी, सबसे शक्तिशाली शासक रहा वह रहा कृष्णदेवराय। हमने एक टीवी सीरियल में भी देखा होगा नाम तेनालीरामा का। वह तेनालीराम जो था इसी के दरबार में दरबारी कवि के रूप में थे, और सबसे महत्वपूर्ण शासकों में, पूरे इस विजयनगर साम्राज्य के महत्वपूर्ण शासकों में कृष्णदेवराय प्रमुख शासक रहा। अब देखिए इसके बारे में पढ़ते हैं। कृष्णदेवराय को ने प्रमुख उपाधि ली थी जिसका नाम था आंध्रभोज। आंध्रभोज की उपाधि सब किसने ली थी, कृष्णदेवराय ने। और देखिए इसके समय में अष्टदिग्गज मतलब 8 दिग्गज, जिसको 8 कवियों का समूह भी बोल सकते हैं, वह किसके समय में थे, कृष्णदेवराय के समय में। और उसमें से 8 दिग्गज में सबसे प्रमुख जो थे वह थे तेनालीराम, क्योंकि काफ़ी बुद्धिमान व्यक्ति थे। जैसे अकबर के समय में कौन थे, बीरबल, ठीक उसी तरह क्या कृष्णदेवराय के समय में कौन थे, तेनालीराम। अब देखिए तेलुगु में राजनीतिक शास्त्र की किताब आमुक्तमाल्यद लिखी, यानी कि यह कृष्णदेवराय भी काफ़ी पढ़े लिखे व्यक्ति थे। इन्होंने क्या किया, राजनीतिक शास्त्र की किताब लिखी जिसका नाम था आमुक्तमाल्यद, एक पुस्तक की भी रचना की। और इसी के समय में एक पुर्तगाली जिसका नाम है अल्बुकर्क, यह भी आया था। हम जानते हैं कि 1498 में जब वास्को डी गामा खोज करता है, उसके बाद क्या होता है, भारत पर धीरे धीरे सभी यूरोपीय देशों का आगमन होना शुरू होता है। हम लोग देखते हैं कि 1485 यहाँ है संगम वंश, यानी जस्ट इसी के बाद, यानी इसी के समय में, सालू वंश के समय में ही क्या हुआ होगा, 1498 में वास्को डी गामा आया होगा, ठीक। और उसी के बाद क्या होता है कि जब यहाँ अल्बुकर्क जो है यह पुर्तगाली शासक कृष्णदेवराय के समय में आता है, यानी इसी के समकालीन होता है। उसके बाद देखें कि यह इतना प्रतापी शासक था उस समय। हम लोग देखते हैं कि 1526, हम लोग पहले पढ़ेंगे आगे मुगल काल में। 1526 में क्या होता है कि बाबर मुगल साम्राज्य की स्थापना करता है। इस 1526 से पहले हम लोग देखते हैं कि 1509 से 1529 तक किसका शासन रहता है, कृष्णदेवराय का। कहाँ, दक्षिण भारत में। इस पूरे दिल्ली सल्तनत की बात नहीं हो रही है, दक्षिण भारत की बात हो रही है। अब इस दक्षिण भारत में क्या होता है कि 1526 में कौन आता है, बाबर आता है। तो बाबर की जो आत्मकथा होती है तुजुके बाबरी, ठीक ना, उस बाबर ने अपनी आत्मकथा में इस दक्षिण भारत के जो महान शासक कृष्णदेवराय है इसकी व्याख्या करता है, इसकी प्रशंसा करता है, इसके शक्ति की, इसके साहस का वर्णन इसने अपने आत्मकथा तुजुके बाबरी में किया है, ठीक। यह भी प्रश्न पूछता है कि किस शासक की प्रशंसा किसने की थी, तो बाबर ने की थी। किसके, दक्षिण भारत के शासक कृष्णदेवराय की। अब देखिए इसने वैष्णव धर्म को क्या करता था, मानता था। और इसके काल को तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता था, क्योंकि यह तेलुगु यानी तेलुगु साहित्य में को काफ़ी बढ़ावा देता था। और इसलिए इसके काल को तेलुगु साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है, क्योंकि उसने काफ़ी कुछ कार्य किए थे अपने तेलुगु साहित्य को लेकर के। उसके बाद इसने क्या किया, हम्पी में इसने विट्ठल स्वामी और हजारा मंदिर का क्या किया था, निर्माण किया था। कहाँ किया था, हम्पी में। हम्पी में किसने किया था, कृष्णदेवराय ने। हम्पी में विट्ठल स्वामी और हजारा मंदिर का निर्माण किया था। और नांगलपुर क्या किया, एक नगर का भी निर्माण किया कृष्णदेवराय ने। इसने, यह बहुत ही शक्तिशाली शासक था। इसने अपने समय में क्या किया था, पूरे दक्षिण भारत में अपना कब्जा कर रखा था, ठीक। उसके बाद इसके दरबार में पुर्तगाली यात्री, यहाँ हम लोग क्या देखते हैं कि इसके समकालीन में एक व्यक्ति था पुर्तगाली शासक, कौन था, अल्बुकर्क, ठीक। लेकिन इसके दरबार में कौन आया था, तो पुर्तगाली यात्री डोमिगोस पायस और एडोर्डो बारबोसा, यानी पायस और बारबोसा इसके दरबार में आया था, पुर्तगाली यात्री था। अब क्या होता है कि इसकी मृत्यु जब होती है 1529 में, इसकी मृत्यु के बाद अच्युत राय शासक बना, जिसके समय पुर्तगाली यात्री फेर्नांडो नूनीज, यानी कि इसकी मृत्यु जब हो जाती है कृष्णदेवराय की, तो इसका चचेरा भाई अच्युत राय क्या करता है, शासक बनता है। और इसके समय में जब जो पुर्तगाली यात्री आता है वह है नूनीज,
यह क्या करता है, इसके समय में आता है। तो इस तरह हम लोग देख रहे हैं कि तुलु वंश में जो भी शासक रहे हैं, तो इसके संस्थापक कौन रहे, वीर नरसिंह, ठीक। उसके बाद कौन बना, कृष्णदेव राय। उसके बाद कौन आया, अच्युत राय, ये शासक बना। और इसके बाद क्या होता है कि अगला शासक जो बनता है सदाशिव राय, ठीक। इसके बाद कौन बनता है, अच्छा, सदाशिव राय इसके बाद शासक बना, जिसके समय में 1565 में तालीकोटा का युद्ध होता है, जिसको राक्षसी तांगरी का भी युद्ध कहते हैं, ठीक ना, बन्नीहट्टी का भी युद्ध कहते हैं। यह युद्ध क्या हुआ था कि यह युद्ध बहमनी और विजयनगर साम्राज्य के बीच, दोनों के बीच क्या हुआ था, युद्ध हुआ था। इसमें विजयनगर साम्राज्य क्या हुआ था, हार गया था। इसमें क्या हुआ कि विजयनगर साम्राज्य के हारने के कारण क्या रहा कि जो बहमनी जो साम्राज्य था वह 4 क्षेत्रों में बटा हुआ था। कहने जब हम लोग आगे पढ़ेंगे तो देखेंगे तालीकोटा युद्ध में क्या था कि यह बहमनी समाज में जो लास्ट में क्या हुआ था, 5 प्रांतों में बट गया था। और इस 5 प्रांतों में एक प्रांत छोड़ करके बाकी चारों प्रांत ने मिल करके किस पर आक्रमण किया था, विजयनगर समाज के साथ, दोनों के साथ लड़ाई हुआ था। इसमें विजयनगर क्या हुआ, हार गया। अच्छा, तो अब इसके बाद क्या हुआ, विजयनगर ये हार गया। तब क्या हुआ, यह जो शासक जो था सदाशिव राय, यह तो हार गया था, विजयनगर से बहमनी समाज जीत गया। तब क्या हुआ कि इसी समय में क्या हुआ, इसके संस्थापक कौन बने, तिरुमल ने क्या किया, इस सदाशिव राय की हत्या करके अराविडु वंश की क्या करती, स्थापना कर दिया। अराविडु वंश के संस्थापक कौन है, तिरुमल है। और इसने अपनी राजधानी कहाँ रखी, पेनुकोंडा ने इसने अपनी राजधानी रखी। और इसका पुत्र ने क्या किया था, जिसका नाम था श्रीरंगा ने, इसने अपनी राजधानी कहाँ, पेनुकोंडा से लेकर कहाँ स्थापित कर दिया, चंद्रगिरी में, ठीक। और इस अराविडु वंश का अंतिम शासक रहा वेंकट द्वितीय। तो देखिए इसमें हम लोग क्या देखें कि पूरे दक्षिण भारत में जो भी आक्रमण हुए दक्षिण भारत में, उसमें 2 मुख्य साम्राज्य थे। जैसे अगर हम लोग की बात करें उत्तर भारत में, तो उसमें बहुत सारे वंश हम लोग देखे, बहुत सारे शासक भी देखे, बहुत सारे जैसे मेवाड़ का शासक, मेवाड़ का क्षेत्र था, गुजरात का क्षेत्र था, आपको क्या बोलते हैं उत्तर प्रदेश में का क्षेत्र था, जौनपुर का क्षेत्र, तो ये सभी क्षेत्र थे। लेकिन दक्षिण भारत में जो मुख्य रूप से था 2 ही समाज था, एक बहमनी समाज, दूसरा विजयनगर समाज। इस विजयनगर साम्राज्य के बारे में 2 भाइयों ने इसकी स्थापना करती है। और इसमें कुल 4 वंश होते हैं, संगम, सालू, तुलु और अराविडु वंश। और इसी चारों वंश ने मिलकर के क्या करते, बारी बारी से इस विजयनगर समाज पे क्या करता है, शासन करता है। जैसे दिल्ली सल्तनत पर हम लोग देखे, पहले गुलाम वंश था, गुलाम वंश के प्रमुख शासक थे। उसकी हत्या, मर जाने के बाद क्या हुआ, खिलजी वंश आया, खिलजी वंश के शासक आए, शासन किए। उनके जाने के बाद क्या हुआ, तुगलक वंश आया। उसी तरह क्या इसमें भी वैसे ही विजयनगर समाज पे क्या होता है कि शासन व्यवस्था चलती है। अंतिम में क्या होती है, वेंकट द्वितीय की क्या होती है, हत्या। वेंकट द्वितीय इसका अंतिम शासक रहा। अब यहाँ की प्रशासनिक इकाई क्या थी विजयनगर समाज की, तो वहाँ पे जो प्रशासनिक इकाई में जो सबसे छोटी इकाई थी उसको उर या ग्राम कहते थे, ठीक ना। जैसे वर्तमान में भी देखते हैं कि सबसे छोटा क्या होता है, ग्राम होता है, ठीक। और उसके बाद 50 ग्रामों को मिल करके एक बनता था मेला ग्राम, ठीक, जिसको मेला ग्राम बोलते थे। और उस मेला ग्राम के बाद क्या होता था कि तहसील में बटा हुआ था, तहसील या परगना के रूप में क्या होता बटा हुआ था, जिसको हम लोग बोलते थे नाडु। और जिला स्तर पे जो होता था उसको बोलते थे कोट्टम। और कुछ जिले मिलकर के बनते थे मंडल, और मंडल मिलकर के बनते थे प्रांत, जो सबसे बड़ी इकाई होती थी। जैसे हम लोग देखते हैं कि कई गांव मिलकर एक प्रखंड बनता है, कई प्रखंड मिलकर अनुमंडल बनता है, कई अनुमंडल मिलकर क्या बनता है, जिला बनता है, फिर प्रमंडल। इसी तरह क्या होता है कि वह सबसे छोटी इकाई थी जिसको हम लोग वो उस समय मतलब विजयनगर समाज में उड़ या ग्राम बोला जाता था। और सबसे बड़ी जो इकाई थी उसको बोला जाता था प्रांत, ठीक। तो इस तरह से क्या होता है कि पूरा विजयनगर समाज चलता है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आगे बहमनी समाज के बारे में, ठीक है, कि बहमनी समाज में कैसे कैसे उसकी शासन व्यवस्था चलती है, और उसके बारे में हम लोग समझेंगे। तब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।